सभी प्रतियोगी छात्रों का डिवीजन कोचिंग जयपुर ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व क्लास में हमने ज्वालामुखी के उत्पत्ति के प्रमुख कारणों की व्याख्या कर ली थी। आज अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज अपन जो बात करने ज्वालामुखी के प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्व क्लास में वापस से 2 मिनट के लिए वापस रिवर्स कर रहा हूं। इसमें उत्पत्ति के जो मेन जो कारण था वो विवर्तनी की कारण था। प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनी की वजह से ज्वालामुखी आते हैं और उसमें मुख्य रूप से अपन ने जो बात की थी अभिसरण प्लेट किनारा और अपसरण प्लेट किनारा। देखिए अभिसरण प्लेट किनारों में यानी 2 प्लेटें इस तरह से आपस में टकराती है और जो प्लेट भारी होती है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, यानी हल्की प्लेट ऊपर उड़ जाती है और भारी प्लेट नीचे चली जाती है। एक तरह से जो क्रस्ट ये चाहे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, चाहे इधर ओशनिक क्रस्ट हो यानी महाद्वीपीय क्रस्ट हो, चाहे महासागरीय क्रस्ट हो, निश्चित रूप से जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। सामान्यतः दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो महासागरीय जो क्रस्ट होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और निश्चित ही वो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसके नीचे जाती है। तो देखिए जब नीचे जाती है तो वो सबडक्ट होती है। सबडक्ट होने से क्या होता है कि वो मेंटल में जाकर के पिघल जाती है, यानी रॉ मटेरियल और बढ़ जाता है, पदार्थ की मात्रा और बढ़ जाती है। तो जहां पर भी अभिसरण की प्रक्रिया होगी तो अभिसरण वाले स्थानों पर निश्चित रूप से ज्वालामुखी अधिक तीव्र गति से आएंगे, या अपन यूं कह सकते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी वहां पर आते हैं क्योंकि वहां रॉ मटेरियल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरे केस में मैंने बताया था कि अपसरण का मतलब कि 2 प्लेटें विपरीत इस तरह से विपरीत दिशाओं की तरफ जाती है तो बीच में से जो मैग्मा है या लावा है वो बाहर निकल करके आता है और धरातल पर फैल जाता है। तो दोनों केस में देखिए अलग अलग है, हालांकि इसमें भी मैग्मा बाहर आ रहा है, उधर उसमें भी मैग्मा बाहर आ रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत जो ज्यादा मैग्मा जो बाहर आ रहा है वो अभिसरण प्लेट किनारों पर आ रहा है, अपसरण प्लेट किनारों पर अपेक्षाकृत कम आ रहा है। दूसरी बात कि इसमें जो लावा की निर्भरता करती है कि लावा किस प्रकार का हो सकता है। देखिए यहां मैंने पूर्व क्लास में आपको बताया था कि लावा 2 प्रकार का होता है। एक बार इसको आप देख लीजिए। लावा लावा 2 प्रकार का है, एक फेल्सिक और एक मैफिक। ध्यान से देखिए यहां फेल्स यानी होता है यहां फेल्सपार, ऐसा मीन्स होता है सिलिका। यानी फेल्सिक लावा वो है जिसमें फेल्सपार और सिलिका की मात्रा अधिक हो, जिसमें फेल्सपार और सिलिका की मात्रा अधिक हो इसे अपन फेल्सिक लावा कहते हैं। और ये जो लावा होता है ये सिलिका की वजह से, सिलिका की अधिकता की वजह से, सिलिका की अधिकता की वजह से जो इसका नेचर होगा वो दोस्तों अम्लीय होगा। अम्लीय लावा होगा यानी एसिडिक लावा होगा, एसिड लावा। और एसिड लावा की विशेषता क्या होगी तो ये अपेक्षाकृत गाढ़ा होगा, अपेक्षाकृत गाढ़ा होगा, यानी इसका जो लुब्रिकेंट है वो अपेक्षाकृत कम होगा, ये धीमी गति से चलेगा। तो नेक्स्ट देखिए इसका जो कलर होता है, ये रंग होता है, ये पीला रंग का होता है, ये पीला रंग का होता है इसमें। नेक्स्ट देखिए अगर अपन इसकी बात करें, मैफिक लावा का मतलब है कि इसमें मैग्नीशियम और लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, मैग्नीशियम और लोहे की मात्रा ज्यादा होगी। और जिसमें लोहा और मैग्नीशियम ज्यादा होता है
दोस्तों इस लावा को कहते हैं क्षारीय लावा, इसको कहते हैं क्षारीय लावा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेसिक लावा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेसिक लावा। इसकी नेचर यह है कि ये अपेक्षाकृत तरल अवस्था में होता है, ये अपेक्षाकृत तरल अवस्था में है, ये जल्दी से जल्दी फैलने का काम करता है, ये जल्दी से जल्दी फैलने का काम करता है क्योंकि ये तरल अवस्था में है। इसका जो रंग है वो दोस्तों काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग काला होता है। तो देखिए मुख्य रूप से जब भी ज्वालामुखी क्रिया में जो तरल पदार्थ आएगा, यानी देखिए जब तरल पदार्थ के रूप में होता है वो मैग्मा होता है, और जब वो ठोस होकर जमा हो जाता है उसको लावा कहते हैं। लावा की दो स्थिति है, या तो फैल्सिक होगा या वो मैफिक होगा। फैल्सिक का मतलब यह है कि उसमें मुख्य रूप से फेल्सपार और सिलिका होगी। अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो वो अम्लीय लावा होगा, और अम्लीय लावा की जो प्रकृति है वो गाढ़ा होता है, और उसका रंग कैसा होता है? उसका पीला रंग होता है। तो देखिए जब गाढ़ा है तो ये जल्दी फैलता नहीं है। निश्चित रूप से पर्वतनुमा संरचना या शंक्वाकार जो पहाड़ी का जो निर्माण करता है वो दोस्तों एसिड लावा करता है। जहां पर भी एसिड लावा बाहर आता है वहां पर किसी न किसी शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है। लेकिन जो ये बेसिक लावा है ये जल्दी से जल्दी धरातल पर फैल जाता है, और फैलने के बाद दोस्तों किसी न किसी ये पठार का निर्माण करता है। या तो ये लावा पठार का निर्माण करेगा या फिर किसी न किसी लावा मैदान का निर्माण करता है। लावा पठार या लावा मैदान का निर्माण करता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में दरारी उद्भेदन के तदुपरांत भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, या भारत का जो दक्कन का पठार है वो दोस्तों इस बेसिक लावा के परिणाम स्वरूप बना है, एक क्षारीय लावा के परिणाम स्वरूप बना है। तो आपको एक जनरल रूप से इस लावा की पोजीशन पता होना चाहिए कि लावा कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार का आ रहा है। ज्वालामुखी उद्भेदन के अंतर्गत जो ज्वालामुखी जो उद्गार हो रहा है उसमें लावा किस प्रकार का आ रहा है। अगर फैल्सिक लावा आ रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई शंक्वाकार पहाड़ी बन रही है, या कोई ना कोई ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। और यदि उसमें क्षारीय लावा बाहर आता है तो लावा पठार या लावा मैदान बनता है। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, कोलंबिया का पठार है, ब्राजील का पठार है, एक तरह से वहां क्षारीय लावा बाहर है, बेसिक लावा बाहर है, जिसकी वजह से वो तरलता और फैल गया और पठार या मैदान का निर्माण किया है। इधर देखिए यहां जो है फैल्सिक, तो ये बात दोस्तों ये फैल्सिक और मैफिक, फैल्सिक और मैफिक ये दोनों शब्दावली आपको याद रहना जरूरी है। तो आइए दोस्तों मैं अभी यहां जो बात करने जा रहा हूं ज्वालामुखी के अपने यहां प्रकार की बात करने जा रहे हैं। ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, सबसे पहले अपन यहां बात कर रहे हैं उद्गार के आधार, या दूसरा शब्द अपन यूज करते हैं विस्फोटकता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर यानी उद्गार उसका कहां से हो रहा है। तो यहां दो प्रकार की स्थिति है मित्रों। यदि किसी ज्वालामुखी के मुख से एक ही स्थान से अगर उद्गार हो रहा हो तो उसको अपन कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन, सेंट्रल इरप्शन। दूसरा है दरारी उद्भेदन। इसको कहते हैं फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन देखिए, सेंट्रल इरप्शन या फिशर इरप्शन, केंद्रीय उद्भेदन या दरारी उद्भेदन। यानी
जो ज्वालामुखी जो उत्पन्न होने वाले एक स्थान की बात करें, अगर किसी भी स्थान से किसी भी जो क्रेटर है या जो वीवर है एक स्थान से अगर उद्भेदन हो रहा है तो उनको कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन। और यदि किसी दरार जो ब्रंश बन गया हो या जो कोई दरार बन गई हो उस स्थान से अगर उद्भेदन हो रहा तो उसको क्या कहते हैं, दरारी उद्भेदन। मुख्य रूप से इसमें जो इरप्शन होता है वो दोस्तों हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल यानी इसमें क्षैतिजीय होता है। लावा का क्षैतिजीय उद्गार होता है और इसमें जो इरप्शन होता है वो वर्टिकल होता है, लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, यानी वर्टिकल उद्गार होता है इसमें। जैसे मैं एक छोटा सा आप इसमें एक अभी दोस्तों आपको डायग्राम बताता हूं और उस डायग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इधर देखिए, ये एक तरह से बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल अपने सामने, ये केंद्रीय उद्भेदन का बेस्ट एग्जाम्पल। केंद्रीय उद्भेदन, सेंट्रल इरप्शन का अच्छा एग्जाम्पल। यानी इसमें देखिए, ये जो उद्गार हो रहा है, इस तरह से जो उद्गार हो रहा है वो केवल एक ही स्थान से हो रहा है। इस तरह से एक ही स्थान से हो रहा है, लंबवत हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, इसे केंद्रीय उद्गार कहते हैं। और ये जो केंद्रीय उद्गार है, ये केंद्रीय उद्गार सामान्यतः वहां होता है जहां पर अभिसरण प्लेट आपस में आकर के टकराती, जहां पर देखिए दो प्लेट इस तरह से चलती है, सेंट्रल इरप्शन इस पोजीशन में होगा सामान्यतः अभिसरण प्लेट। अब इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे ये प्लेट एक दूसरे के सामने आती है, अगर मान लो ये इधर वाली प्लेट हल्की है तो ये नीचे चली जाती, और यदि ये इधर वाली प्लेट मान लीजिए भारी है, हल्की है, तो ये दोस्तों ये ऊपर उड़ जाती, भारी प्लेट नीचे जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उड़ जाती है। यानी कंडीशन ये कायम होती है। अब जैसे कि अपन ने पूर्व क्लास में जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, उसमें मैं सिंपली आपको बता दूं, ये क्रस्ट था, ये मेंटल था, ये कोर था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब यानी ये जो क्रस्ट का पार्ट था वो मेंटल में चला गया, यहां पर ये क्रस्ट का पार्ट मेंटल में, यानी हल्की प्लेट ऊपर उठ गई और भारी प्लेट मेंटल में चली गई। अब जब मेंटल में जाएगी तो तापमान की अधिकता की वजह से ये पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद देखिए यहां पदार्थ बढ़ गया वापस, और जब बढ़ गया तो यही दोस्तों वापस मैग्मा का रूप धारण कर लेता है और इन दरारों के माध्यम से इस धरातल पर वापस सतह पर आने का प्रयास करता है, यहां पर आने का प्रयास करता है। जब यहां आएगा तो निश्चित किसी न किसी शंक्वाकार आकृति या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों निश्चित रूप से तीव्र गति से आता है, क्योंकि यहां पर मैग्मा की प्रधानता ज्यादा हो गई है। और मैग्मा की भी प्रधानता, आप ये ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट जो बात है कि देखिए महाद्वीपीय जो क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसमें जो ओशेनिक क्रस्ट जो नीचे गई है उसने सिलिका की मात्रा में वृद्धि कर दी।
अब सिलिका की मात्रा में वृद्धि कर दी तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो लावा सबसे ज्यादा जो बार आएगा वो फैल्सिक लावा बार आता है। और फैल्सिक लावा निश्चित रूप से एक अत्यधिक विस्फोटकता के साथ इस तरह से उसके साथ गर्म जलवाष्प, विभिन्न गैसें, विखंडित पदार्थ बाहर आते हैं और देखिए आकाश में इस तरह से बादल नुमा संरचना बन जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? केंद्रीय उद्भेदन इसे अपन कहा जाता है। तो देखिए केंद्रीय उद्भेदन, यहां अपन जो अभी जो डिटेल बात करने जा रहे हैं केंद्रीय उद्भेदन की बात कर रहे हैं। आप इधर देखिए अपन डिटेल अपन बात कर रहे हैं केंद्रीय उद्भेदन। तो केंद्रीय उद्भेदन आपको समझ में आ गया होगा कि किसी ज्वालामुखी छिद्र के माध्यम से लंबवत इसमें इरेप्शन होता है और बहुत तीव्र गति से होता है। इसमें केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। केंद्रीय उद्गार या उद्भेदन के आधार पर प्रकार, यहां हम 5 प्रकार के ज्वालामुखी की बात करेंगे। स्ट्राम्बोली तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, और एक प्रकार और है प्लिनियन, प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्भेदन सेंट्रल इरप्शन के अकॉर्डिंग यहां हम 5 प्रकार की ज्वालामुखी की बात करने जा रहे हैं। नंबर 1 हवाई तुल्य, नंबर 2 स्ट्राम्बोली तुल्य, नंबर 3 वल्केनो तुल्य, नंबर 4 पिलियन तुल्य और नंबर 5 प्लिनियन। दोस्तों इसे ही कहते हैं विसुवियस, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। इसे क्या कहते हैं? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो देखिए अपन यह 5 प्रकार की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको ब्रीफ में ये बता दूं कि ये जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी है ये शांत प्रकृति के ज्वालामुखी है, क्योंकि इनमें विखंडित पदार्थ, गैस और लावा बहुत कम मात्रा में बाहर आता है। और जो लावा बाहर आता है वो भी बेसिक लावा होता है, क्षारीय लावा होता है, उसमें विस्फोटकता की स्थिति नहीं होती है। एक बार आरपीएससी प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आरपीएससी प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शांत प्रकृति का ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसमें अपन हवाई तुल्य ज्वालामुखी को दे सकते हैं। देखिए इनके जो नामांकन किए गए हैं वो संबंधित स्थान विशेष के आधार पर किए गए हैं। जैसे कि हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में, हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी आया उसका नामांकन किया गया हवाई तुल्य ज्वालामुखी, और उसमें देखा गया
कि उसमें जो विखंडित पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, वो बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में आते हैं। वो किसी प्रकार की कोई विस्फोटकता की स्थिति वहां नहीं होती है, इसलिए इनको शांत प्रकृति की ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टाम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। थोड़ा सा इसमें विखंडित पदार्थ और लावा की मात्रा बढ़ जाती है। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, इनमें और थोड़ी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है। फिर नंबर 3 पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में और विखंडित पदार्थ पायरोक्लास्ट और लावा की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब अपन 1 से 4 तक देखते हैं तो इनमें जो पायरोक्लास्ट है या गैस है या लावा है, उसकी मात्रा क्रमश से बढ़ती हुई चलती है। इसमें सबसे ज्यादा होती है, सबसे जो खतरनाक होती है वो पीलियन तुल्य। देखिए पीलियन नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें जो मार्टिनिक द्वीप समूह है, वेस्ट इंडीज के पास जो मार्टिनिक द्वीप समूह है, उसमें अत्यधिक मात्रा में एसिड लावा बाहर आ रहा है। अत्यधिक मात्रा में एसिड लावा बाहर आ रहा है। अभी मैंने प्रारंभिक तौर पर बताया था कि एसिड लावा बाहर आने का मतलब, अम्लीय लावा बाहर आने का मतलब यह है कि उसका रंग कैसा, पीला है। तो दूर से ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि पीला रंग बाहर आ रहा हो। इसलिए उस आधार पर, एसिडिक लावा की रंग के आधार पर दोस्तों, इसको कहते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी वेस्ट इंडीज समूह पर, जो मार्टिनिक द्वीप समूह है, वहां पर आता है। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा जो उद्गार होता है वो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में होता है। नेक्स्ट है प्लिनियन या विसुवियस। देखिए एक रोमन ज्योग्राफर थे जिनका नाम था प्लिनी। रोमन ज्योग्राफर प्लिनी ने इसकी रिसर्च की थी। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई इन्होंने किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इनको प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। ये प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी विसुवियस ज्वालामुखी ही इसको कहते हैं, इसका नाम है। जो विसुवियस ज्वालामुखी इटली के पास में भूमध्य सागर में स्थित है, और इसका नामकरण इसने रोमन जो ज्योग्राफर थे प्लिनी महोदय, इन्होंने किया था, इसलिए इसको प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प और गैस आती है। जब जलवाष्प और जब गैस आती है तो जो पायरोक्लास्ट है या जो विखंडित पदार्थ है, उनको अधिक ऊंचाई तक लेके जाती है। तो कहने का मतलब सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो ज्वालामुखी हैं वो दोस्तों पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है। सर्वाधिक जो विनाशकारी हैं वो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है। और देखिए जब भी ये ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो जो गर्म जलवाष्प जो बाहर आती है, जो गैसें बाहर आती है, जो विखंडित पदार्थ आती है, तो बादलनुमा संरचना बनती है या फूल गोभी जैसी आकृतियां बन जाती है। इसमें वल्केन तुल्य ज्वालामुखी और पीलियन तुल्य ज्वालामुखी दोनों में ही फूल गोभी जैसी आकृति आकाश में बन जाती है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से विखंडित पदार्थ बाहर आ रहे हैं। सेंट्रल इरप्शन यहाँ हो रहा है। देखिए और अच्छी तरह से आप ये किस डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप इधर देखिए, आपके सामने ये डायग्राम दिए हुए हैं, आप इसमें देखिए, ये है हवाई तुल्य। इसके बाद में 2 नंबर स्टाम्बोली, तुल्य। आप दोनों में अंतर देखिए, ये ज्वालामुखी नली है और इस ज्वालामुखी नली से देखिए लावा इस तरह से बाहर आ रहा है, और बाहर आने के बाद ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ज्यादा उद्गार नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो लावा की जो नेचर थी वो कैसी थी, बेसिक। ये यही फैल गया और बहुत कम मात्रा में। लेकिन स्टाम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में देखिए, ये लावा बाहर आने के बाद ऊपर चारों तरफ फैल रहा है, ऊपर चारों तरफ फैल रहा है, और जो गैस है और धूल और जो राख कण है वो बादल का रूप एक तरह से धारण कर रहे हैं। मीन्स इसमें दृष्टिगत है कि गैस आ रही है, लावा बाहर आ रहा है, विभिन्न विखंडित पदार्थ आ रहे हैं। अगर दोनों की तुलना करें तो हवाई तुल्य की अपेक्षा कर स्टाम्बोली में विभिन्न गैस
धूलकण, राख, लेपिली या पायरोक्लास्ट की मात्रा अधिक बाहर आती है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में, देखिए ये 3 नंबर है, इसको कहते हैं वल्केनो तुल्य। इसको क्या कहते हैं? वल्केनो तुल्य कहते हैं, वल्केनो तुल्य। इसमें पायरोक्लास्ट और विभिन्न गैसों की मात्रा यहां पर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद यह है पीलियन। ये पीलियन तुल्य है, इसमें और ज्यादा बढ़ गई। क्या बढ़ गया? मात्रा किसकी ज्यादा बढ़ रही है इसमें? देखिए लावा प्लस विभिन्न गैसें प्लस पायरोक्लास्ट। पूर्व क्लास में दोस्तों हमने स्पष्ट कर दिया था, पायरोक्लास्ट का मतलब विखंडित पदार्थ। पृथ्वी के भूगर्भ से ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनको अपन क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। अगर बारीक हैं तो उनको अपन कहते हैं टफ। मटर के दाने के समान है तो अपन क्या कहते हैं? लेपिली। और यदि उसमें लेपिली और टफ मिल जाए तो क्या कहते हैं? ब्रेशिया। और बड़े बहुत वृहद आकार के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? बम कहते हैं। ये सब कुछ अपन ने पूर्व क्लास में बात कर ली थी, लेकिन मैं वापस रिवर्स कर रहा हूं। पायरोक्लास्ट का मतलब ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले ठोस पदार्थ या विखंडित पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो जो पीलियन तुल्य है इसमें लावा और पायरोक्लास्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा नुकसान इसी से हो, ये सर्वाधिक विनाशकारी है। ये विनाशकारी है। नेक्स्ट जो नंबर 5, ये नंबर 5 है, इनको कहते हैं प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी, या इसी को नाम दिया है विसुवियस। इसी को क्या नाम दिया है? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। अब देखिए अंतर क्या हो रहा है कि इसमें लावा और पायरोक्लास्ट की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसमें क्या हुआ? देखिए आप, सेंट्रल इरप्शन हो रहा है, एक ही जगह से हो रहा है, और वर्टिकल हो रहा है। और वर्टिकल होने के साथ साथ इसमें जो मात्रा बढ़ गई वो गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों निश्चित रूप से ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले जो पायरोक्लास्ट हैं, जो विखंडित पदार्थ हैं, वो ऊंचाई तक जाते हैं। देखिए ये ऊंचाई तक चले गए और ऊंचाई पर जाकर के एक बादलनुमा संरचना बना लेते हैं। मीन्स यहाँ पर्टिकुलर अपन एक शब्द यूज करते हैं, फूल गोभी जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। फूल गोभी जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। देखिए फूल गोभी जैसी आकृति वल्केन तुल्य में बन रही थी, लेकिन उसमें आकार छोटा था। आकार छोटा इसलिए था कि इसमें पायरोक्लास्ट, गैस और लावा की मात्रा कम थी। लेकिन इसमें जो प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी है, इसमें पायरोक्लास्ट की मात्रा तो ज्यादा थी, लेकिन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और जब गैस की मात्रा ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से जब सतह पर ज्वालामुखी क्रिया या उद्भेदन होता है तो पायरोक्लास्ट को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। देखिए उसको बहुत ऊपर तक ले जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो ये होता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। तो आप जवाब देंगे प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। या किस प्रकार के ज्वालामुखी में गैस की मात्रा ज्यादा निकलती है? प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी। या प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी का नाम क्या है? विसुवियस। या प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी की जो अध्ययन जो किया, जो रिसर्च किया, आइडेंटिफाई किया, ये रोमन एक ज्योग्राफर थे जिसका नाम था प्लिनी। अभी मैं पहले क्लास में बात कर चुका हूं। प्लिनी महोदय ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसका नामांकन किया गया है। और वैसे ये भूमध्य सागर में इटली के पास में आप इसको देख सकते हैं। जबकि सर्वाधिक जो नुकसान करता है वो प्लीनियन तुल्य। और इनमें जो पांचों प्रकार के ज्वालामुखी अपन अगर एग्रीगेट बात करते हैं तो शांत प्रकृति का कौन सा? हवाई तुल्य। यदि अपन विगत प्रश्न पत्र 2016 की बात करें तो आरपीएससी स्कूल लेक्चर ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से शांत प्रकृति का ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसमें यह विकल्प था, उसको हवाई तुल्य करना। इसके अलावा
अभी नेट जेआरएफ की अगर बात करें तो उसमें सीक्वेंस पूछी गई थी, तो कि उद्गार के आधार पर क्रमशः बताइए, उद्गार के आधार पर क्रमशः किस प्रकार से इनकी स्थिति होगी, तो आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए। पहला है हवाई तुल्य, दूसरा स्टाम्बोली तुल्य, और तीसरा विसुशियन तुल्य, और चौथा पीलियन तुल्य, और पांचवा है प्लिनियन तुल्य। ये आप मिक्स मत कर देना, ये प्लिनियन है, ये पीलियन है। पीलियन का मतलब समझ गए, क्योंकि इसमें जो इरप्शन हो रहा है वो एसिड लावा का हो रहा है, और एसिड लावा का मतलब यह है कि इसमें फेल्सिक लावा है, और फेल्सिक लावा का मतलब सिलिका और फेल्सपार है। अतः फेल्सिक लावा की वजह से दोस्तों इसका जो रंग है, इसका जो कलर है वो पीला होता है। अम्लीय लावा हमेशा पीला रंग का होता है, तो दूर से देखने पर ये पीले रंग का लगता है, इसलिए इसको कहते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। वर्तमान में इसका जो बेस्ट एग्जांपल अगर अपन देखेंगे तो वेस्ट इंडीज जो समूह है, पश्चिमी द्वीप जो समूह है जो कैरिबियन सागर में स्थित है, वहां पर एक छोटा सा द्वीप है मार्टिनिक द्वीप समूह, उस पर इस प्रकार का अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप एक दूसरे की तुलना नहीं करेंगे, जब तक इन डायग्राम को एक साथ के साथ तुलना न करेंगे, तो दोस्तों आपको याद नहीं रहेगा कि किसकी ऊंचाई ज्यादा है या किसी कम है, या किस में पायरोक्लास्ट या लावा कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, या कौन सा लावा बाहर आ रहा है। एक जनरल रूप से मैं वापस फिर देख रहा हूं, इसमें हवाई तुल्य में देखिए उद्भेदन नहीं हो रहा है, न के बराबर है, इसका मतलब इसमें बेसिक या क्षारीय लावा बाहर आ रहा है। बाकी 2 से लेके 5 तक जो सभी प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं, इनके अंतर्गत मुख्य रूप से एसिड लावा बाहर आ रहा है, और एसिड लावा दोस्तों विस्फोटक की स्थिति कायम करता है। तो नेक्स्ट दोस्तों आगे चलिए, ये हो गए केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी हो चुके हैं। नेक्स्ट है दरारी उद्भेदन। फिशर इरप्शन। दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन का मतलब यह है कि किसी दरार से उद्भेदन होना, किसी दरार से उद्भेदन होना। इधर देखिए, मान लीजिए ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ये क्रस्ट है, और ये दरार बन जाती है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, हमेशा अपसरण होगा, और अपसरण की वजह से दरार बनेगी। तो जब दरार बनेगी तो दोस्तों इस भ्रंश तल पर, इस भ्रंश रेखा पर, यहां दरार के माध्यम से लावा बाहर आकर के इस वाले स्थान पर, यानी इसके दोनों तरफ फैल जाएगा, दोनों तरफ फैल जाएगा। अब देखिए, एक तरह से अपन यूं कहें कि सतह पर जो लावा का जमाव है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल इसलिए हो जाता है कि इसमें अपसरण की प्रक्रिया हुई है, 2 प्लेटें विपरीत दिशाओं की तरफ गई है, किसी न किसी दरार का निर्माण हुआ है, किसी न किसी भ्रंश का निर्माण हुआ है, और उस भ्रंश रेखा के सहारे क्षैतिज रूप से लावा बाहर आया है। यहां जो लावा बाहर आता है वो दोस्तों मुख्य रूप से बेसिक लावा बाहर आता है, बेसिक लावा। और आपको पता होना चाहिए कि इस बेसिक लावा की इंपोर्टेंस क्या है। ये अपेक्षाकृत तरल होता है और काला रंग का होता है। कैसा रंग होता है इसका? काला रंग होता है। अब तरल होगा तो तुरंत सतह पर आकर के फैल जाएगा, और जब सतह पर आकर के फैल जाएगा तो दोस्तों ये लावा पठार का निर्माण करेगा, या फिर ये दोस्तों लावा मैदान का निर्माण करेगा। दरारी उद्भेदन के अंतर्गत, फिशर इरप्शन के अंतर्गत हमेशा लगभग बेसिक लावा बाहर आता है, और बेसिक लावा की जो नेचर होती है वो दोस्तों अपेक्षाकृत तरल होता है, और ये धरातल पर तुरंत आकर के फैल जाता है, और फैलने से किसी न किसी लावा पठार या किसी न किसी लावा मैदान का निर्माण होता है। जब किसी न किसी लावा पठार या लावा मैदान का निर्माण होता है, इसका मतलब समतल सतह का निर्माण होता है।
इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल कोलंबिया का पठार, ब्राजील का पठार और भारत के प्रायद्वीपीय पठार या भारत के दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वो दोस्तों दरारी उद्भेदन के तदोपरांत, कौन सा, फिशर इरप्शन के तदोपरांत बेसिक लावा के परिणाम स्वरूप हुआ है, क्षारीय लावा के परिणाम स्वरूप है। बेसिक लावा इसलिए कि इसमें क्या है, मैफिक है। ये लावा कौन सा है, मैफिक है, मैग्नीशियम और लोहा है इसमें, और लोहा की वजह से ये तरल अवस्था में होता है। तो देखिए जहां पर भी अभिसरण की स्थिति, अपसरण की स्थिति होगी वहां पर जो इरप्शन होगा वो दरारी उद्भेदन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए आप इस डायग्राम के माध्यम से और अच्छी तरह से आप समझ लेंगे दोस्तों। इधर देखिए, ये किसी न किसी स्थान पर पृथ्वी के भूगर्भ से ये मैग्मा बाहर आ रहा है, ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, और उद्भेदन के तदोपरांत इस ज्वालामुखी नली के माध्यम से ये कोई जो दरार बन गई थी, बनने के बाद ये दोनों तरफ फैल गया है, क्योंकि यहां पर दो प्लेटों का क्या हो रहा था, अपसरण, इसलिए किसी न किसी पठारी संरचना का निर्माण हो रहा है। तो एक तरह से दोस्तों ये दरारी उद्भेदन है। कौन सा उद्भेदन है, दरारी उद्भेदन। इन्हें कहते हैं आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। वर्तमान में जो आइसलैंड द्वीप है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अंड महासागर में जो आइसलैंड द्वीप है वहां पर दरारी उद्भेदन हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। यहां दरारी उद्भेदन हो रहा है, वर्तमान पोजीशन की बात कर रहे हैं अपन, यानी इसमें जो लावा है वो हॉरिजेंटल निकल रहा है, क्षैतिज रूप में निकल रहा है। उधर केंद्रीय उद्भेदन में जो लावा वो ऊर्ध्वाधर ज्वालामुखी के छिद्र से वर्टिकल निकल रहा है, और यहाँ एक दरार के माध्यम से हॉरिजेंटल निकल रहा है, और यहाँ जो लावा बाहर निकल रहा है वो बेसिक लावा निकल रहा है, और बेसिक लावा के निकलने की वजह से वो लावा फैल गया और किसी लावा पठार या लावा मैदान का निर्माण करता है। तो देखिए दोस्तों, ये मुख्य रूप से उद्गार के आधार पर कि उद्गार किस प्रकार है उसके अकॉर्डिंग ये मुख्य रूप से अपन दो प्रकार के यहाँ पर दो प्रकार के ज्वालामुखी के प्रकार पढ़े हैं, केंद्रीय उद्भेदन वाले और दरारी उद्भेदन वाले। और केंद्रीय उद्भेदन में भी अपने यहाँ अलग अलग प्रकार पढ़े हैं, शांत, स्टम्बोली, वल्केनो और पिलियन और बाद में प्लिनियन, ये 5 प्रकार के वहां पढ़े हैं। तो देखिए फाइनली संबंधित प्रक्रम होने के तदोपरांत जब इस प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रियाएं इस सतह पर घटित होती है तो विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित मुख्य रूप से जो स्थलाकृतियां हैं वो दोस्तों इस प्रकार है। टोपोग्राफी, यहां अपन इनको 2 भागों में क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 केंद्रीय उद्भेदन से निर्मित, स्थल रूप। दूसरा है दरारी उद्भेदन से निर्मित स्थल रूप। केंद्रीय उद्भेदन से यहां 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक तो ऊपर उठे हुए स्थल, एक वापस मान लो उद्भेदन की क्रिया बंद हो गई हो तो संबंधित चट्टानें कमजोर ढीली पड़ जाती है तो वो वापस नीचे धंस जाती है, नीचे धसे स्थल रूप।
यानी केंद्रीय उद्भेदन के द्वारा दो प्रकार की स्थलाकृतियां, ऊपर उठे हुए स्थल रूप जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की शंक्वाकार आकृतियां बनती हैं, सिंडर शंकु। नंबर 2 मिश्रित शंकु, कंपोजिट कौन। नंबर 3 परपोषी शंकु, पैरासाइट कौन। नंबर 4 क्षारीय शंकु, बेसिक कौन। नंबर 5 अम्लीय लावा शंकु, अंग्रेजी में कहते हैं एसिड लावा शंकु, एसिड लावा शंकु। तो देखिए ऊपर उठे हुए स्थल रूपों में एक शंक्वाकार आकृति बनती है या शंक्वाकार पर्वत श्रेणी बनती है, जिनको हमने संबोधित किया है सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु, परपोषित शंकु, क्षारीय शंकु या बेसिक लावा कौन, अम्लीय लावा शंकु, एसिड लावा शंकु। इधर नीचे धसे हुए जो स्थल रूप है, इसमें मुख्य रूप से हम जो बात करेंगे क्रेटर, कैल्डेरा, नंबर 3 सुपर कैल्डेरा, नंबर 4 नेस्टेड कैल्डेरा, घोंसलादार कैल्डेरा। देखिए इधर देखिए, ऊपर उठ सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु, परपोषी शंकु, क्षारीय शंकु, अम्लीय लावा शंकु, ये 5 लैंडस्केप तो ऊपर उठे हुए हैं। नीचे की ओर धसे हुए क्रेटर कैल्डेरा, सुपर कैल्डेरा, घोंसलादार कैल्डेरा। इधर दरारी उद्भेदन से लावा पठार, क्योंकि क्षारीय लावा है फैल जाएगा, पठार बनाएगा। लावा मैदान, लावा मैदान, मेषा और बूटी। लावा पठार, लावा मैदान, मेषा, बूटी। देखिए संबंधित जो लैंडस्केप है, आप सब बच्चों को क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से नेट जेआरएफ लेक्चरशिप में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि केंद्रीय उद्भेदन से निर्मित स्थलाकृति है या केंद्रीय उद्भेदन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। नहीं का मतलब वो इधर है, या दरारी उद्भेदन से निर्मित स्थलाकृति है या नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा इन सब में बेसिक अंतर पता होना चाहिए। देखिए मैंने ऊपर उठे हुए स्थल रूपों के सबके नाम, आपको नाम पता होना चाहिए और इनमें माइनर डिफरेंस है। अभी एक डायग्राम के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं केंद्रीय उद्भेदन में ऊपर उठे हुए लैंडस्केप। आप देखिए इस डायग्राम से आपको और ज्यादा क्लियरिटी आपके इसमें हो जाएगी। हाँ, सभी बच्चे एक बार सामने देखिए। मैंने ऊपर उठे हुए स्थल रूपों की बात कर रहा हूं, ये सभी केंद्रीय उद्भेदन से बनी है। फाइनली सबके लिए एक ही शब्द यूज होता है कि किसी न किसी शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है।
अब संबंधित जो शंक्वाकार पहाड़ी है ये डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर उत्तल है या अवतलाकार है या ज़्यादा ऊंचाई पर है या ज़्यादा नीचे बैठी हुई है। ये डिपेंड करता है पायरोक्लास्ट के ऊपर। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये पायरोक्लास्ट के ऊपर निर्भर करता है या लावा पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि जो शंक्वाकार पहाड़ी बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी। तो इसमें आप इधर देखिए, ये जो सबसे पहले आपके सामने जो दिया हुआ है 1 नंबर, या अभी अपने उधर जो नामांकन किया मैं इसको कर देता हूं, ये सिंडर शंकु। ये एक शंक्वाकार पहाड़ी है। आप देखिए इसमें देखिए मेग्मा बाहर आ रहा है, ज्वालामुखी नली के माध्यम से आ रहा है। यह ज्वालामुखी नली का जो मुख है वो वीवर कहलाता है और उसके बाद में ये वापस सतह पर इस तरह से फैलने का काम कर रहा है। इस तरह से ये फैलने का काम कर रहा है, ये वापस नीचे फैल गया। तो एक छोटी शंक्वाकार पहाड़ी संबंधित पायरोक्लास्ट के माध्यम से यहां पर निर्मित होती है। एक छोटी शंक्वाकार पहाड़ी यहां पर मुख्य रूप से निर्मित होती है। तो अगर अपन स्लोप की बात करें, देखिए स्लोप इस तरह से बन रहा है, ये स्लोप बन रहा है एक तरह से। ये जो स्लोप बन रहा है दोस्तों, ये स्लोप लगभग 30 डिग्री पर बन रहा है, अवतल ढाल बन रहा है। कौन सा ढाल बन रहा है? ये अवतल ढाल बन रहा है, किसमें? सिंडर शंकु में बन रहा है। इसके बाद में नंबर 2 देखिए, नंबर 2 मिश्रित शंकु। माइनर अंतर है, कोई अंतर नहीं है। देखिए मिश्रित शंकु में इस तरह से लेयर्स बन गई, ये लेयर्स बन गई, लावा और धूल के कणों से क्या हो गई? विभिन्न परत बन गई। इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित शंकु या परतदार शंकु कहते हैं। ये मैग्मा चैम्बर है। और ये वेंट ज्वालामुखी नली, और इसका मुख्य क्या कहलाता है? वीवर। ज्वालामुखी नली का मुख्य क्या कहलाता है? वीवर। और ये जिससे ये पूरा का पूरा मैग्मा बाहर आ रहा है, मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा बाहर आ रहा है इसको वेंट बोलते हैं, ज्वालामुखी नली बोलते हैं। और इससे विभिन्न परत का निर्माण हो जाता है। इसमें बेसिक लावा भी आ रहा है, एसिड लावा भी आ रहा है। बताया गया है कि इन सभी प्रकार के जो कॉनिकल जो बनते हैं ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले होते हैं, क्योंकि इसमें पायरोक्लास्ट और लावा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर है अम्लीय लावा शंकु। अंग्रेजी में कहते हैं एसिड लावा कोन। इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको तो देखना है कि देखिए एसिड लावा कोन का मतलब है कि इसमें जो लावा बाहर आया वो आया है फेल्सिक लावा। आप इससे संबंध करें, फेल्सिक लावा बाहर आया। अब फेल्सिक का मतलब कि इसमें फेल्सपार और सिलिका बहुत ज्यादा आई है, और जब सिलिका ज्यादा आई है तो ये लावा गाढ़ा है। जब लावा गाढ़ा है तो ये फैलता नहीं है, शंक्वाकार स्ट्रक्चर बनाता है। आप देखिए सामने ये शंक्वाकार स्ट्रक्चर, शंक्वाकार पहाड़ी निर्मित कर रहा है। और इसमें देखिए आप ध्यान से देखिए, इस स्लोप को देखिए आप, ये जो स्लोप है इसको बोलते हैं उत्तल ढाल, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। एसिड लावा शंकु में
उत्तल ढाल बनता है। उत्तल ढाल की जो ढाल होता है वो तीव्र ढाल होता है, वेरी स्टीप। मित्रों मैं पुनः बता रहा हूं, या कौन को लेकर के दो ही प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो एक तो पायरोक्लास्ट और लावा कितना आ रहा है, ढाल उत्तल बन रहा है या ढाल अवतल बन रहा है। यहां पर ढाल देखिए उत्तल बन रहा है, और उत्तल ढाल बनने का मतलब तीव्र ढाल का निर्माण हो रहा है। लावा विभिन्न लेयर्स में जमा हो गया, लेकिन उत्तल ढाल यहां पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, अर्थ की क्रस्ट पर बन रहा है या पृथ्वी तल पर बन रहा है। नेक्स्ट है अपन नंबर 4, ये नंबर 3, नंबर 4 इधर देखिए, ये परपोषित शंकु, अंग्रेजी में कहते हैं पैरासाइट कॉन। देखो पैरासाइट कॉन क्यों कहते हैं कि ये मैग्मा चेंबर था और मैग्मा निकल करके बाहर आया और ये यहां आ गया, और ये वेंट जो ज्वालामुखी जो नली थी ये बंद हो गई। अगर मान लो बंद हो जाती है और नीचे से दबाव बनता है, तो फिर दूसरी एक नली विकसित हो जाती है। जैसे इधर नली फिर विकसित हो गई। जब दूसरी नली विकसित हो जाती है, यानी उपनली, ज्वालामुखी की उपनली विकसित हो जाती है, तो दोस्तों धीरे धीरे दूसरी तरफ जाकर के फिर शंक्वाकार संरचना का निर्माण होता है। ये देखिए इधर हो गया, या मान लो ये आगे बढ़ जाता है तो इस पर भी छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं। मान लो फिर ये कोई नली इधर डेवलप हो गई, तो यहां पर भी इस तरह से शंक्वाकार आकृति बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब मुख्य शंकु पर, ये मुख्य शंकु था, इस मुख्य शंकु पर दूसरे छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रपोषित शंकु, पैरासाइट कॉन। क्या कहते हैं, पैरासाइट कॉन। नेक्स्ट नंबर 5 है, ये नंबर 5 ये है क्षारीय लावा शंकु, बेसिक लावा कौन। अब देखो बेसिक लावा कौन, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि जो बेसिक लावा कौन है, इसमें दोस्तों मुख्य रूप से ये ज्वालामुखी चैम्बर है, और इस चैम्बर के माध्यम से ये मैग्मा बाहर आ रहा है, और ये मैग्मा बाहर आने के बाद दोस्तों ये फैल जाता है, ये इस तरह से फैल जाता है, ये सतह पर तुरंत ये फैल गया, यानी ऊंचाई नहीं बढ़ी, एक पठारी संरचना बन जाती है। अब जो ये ढाल बनता है, देखो ये ढाल देखिए, ये बहुत मंद ढाल बनता है। बेसिक लावा शंकु की मुख्य विशेषता यह है कि दोस्तों इसमें मंद ढाल बनता है, मंद ढाल बन रहा है। कोई अब जो ये स्थान था, वहां अगर नीचे धंस गया तो कोई ना कोई क्रेटर का निर्माण हो जाता है, इसी में हो जाता है। फाइनली अपन यूं कहें कि क्षारीय लावा, इन सब में क्षारीय लावा शंकु की ऊंचाई इन सब में कम ऊंचाई होती है, सबसे कम ऊंचाई। देख लीजिए इस डायग्राम से पता चल रहा है। और इसमें जो लावा बाहर आता है, कौन सा आता है, इसमें फेल्सिक नहीं आता है, इसमें मैफिक आता है, मैफिक लावा, जिसको क्षारीय लावा कहते हैं। क्षारीय लावा आने की वजह से ये लावा क्या हुआ, फैल गया, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो बताए हैं, ये मुख्य रूप से केंद्रीय उद्भेदन के तदोपरांत बनती है शिलाकृतियां, और केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत स्थल से ऊपर उठी हुई होती है, इसलिए इनको ऊपर उठे हुए स्थल रूप एज लाइक H1 सिंडर शंकु। सिंडर शंकु में देखिए जो स्लोप है वो दोस्तों इस तरह से बनता है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि अवतल शेप बनता है, और छोटी एक पहाड़ी होती है। दूसरा जो मिश्रित शंकु है, इसमें मैग्मा चैम्बर से दोनों प्रकार के लावा बाहर आते हैं और विभिन्न लेयर्स बनाते हैं। इसमें लेयर्स होती है, इसलिए इसको परतदार कहते हैं। एसिड लावा शंकु में क्या है कि पायरोक्लास्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसमें सिलिका ज्यादा होती है, इसलिए इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, और इसका जो स्लोप होता है वो तीव्र स्लोप होता है,
या इसको अपन यूं कहेंगे कॉन्वेक्स स्लोप होता है, उत्तल ढाल। अम्लीय लावा की मुख्य पहचान इसमें उत्तल स्लोप का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें आगे देखिए दोस्तों, नंबर 4 परपोषित। परपोषित का मतलब यह है कि जब मुख्य नली बंद हो गई तो दूसरी नली डेवलप हो गई और दूसरी नली से लावा बाहर आया और छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं। यानी मुख्य शंकु पर जब छोटे छोटे शंकु डेवलप हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परपोषित शंकु कहते हैं। उसके बाद में क्षारीय लावा शंकु यानी बेसिक लावा शंकु, इसमें क्षारीय लावा बाहर आता है, पतला होता है, फैल जाता है, इसलिए इसमें मंद ढाल बनता है। इन सभी की अगर एग्रीगेट बात करें तो सबसे कम ऊंचाई किसकी है, क्षारीय लावा शंकु की, और सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला कौन सा है, अम्लीय लावा शंकु। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि उसमें पायरोक्लास्ट की क्या स्थिति है, लावा की क्या स्थिति है, गैस की क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। यह संरचनाएं सभी केंद्रीय उद्भेदन के तदुपरांत और इस तल से ऊपर की ओर बनती है। नेक्स्ट अभी जो मैंने बात की है ये ऊपर उठे हुए स्थल रूप की बात कर ली है। अब दोस्तों मैं नीचे की तरफ धसे हुए जो स्थल रूप जिसमें क्रेटर काल्डेरा, सुपर काल्डेरा, घोंसलाधार काल्डेरा की बात करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप इधर देखिए सभी, जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्थल भाग सतह है, और इस सतह पर पृथ्वी के भूगर्भ से इस मैग्मा चैम्बर से मैग्मा धीरे धीरे बाहर आता है, सतह पर आता है और इस स्थान पर मान लीजिए बाहर निकलता है। ये मैग्मा चैम्बर है, बाहर निकलने के बाद विभिन्न पायरोक्लास्ट, लावा वगैरह बाहर निकलते हैं। ये वाला पार्ट मान लो इसमें उद्भेदन बंद हो गया हो, वर्तमान में मान लीजिए इसमें उद्भेदन बंद हो गया हो, तो ये जो ज्वालामुखी का छिद्र है इसको कहते हैं वीवर। ये ज्वालामुखी नली है। अब अगर इसमें उद्भेदन नहीं होता है तो वीवर नीचे धीरे धीरे नीचे धसेगा और इसका आकार और बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं क्रीटर। धीरे धीरे उसका आकार यदि और बड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं काल्डेरा, और यदि इसका आकार और बड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं सुपर काल्डेरा। मान लो यहां तक की प्रक्रिया आ गई हो, सुपर काल्डेरा तक की प्रक्रिया आ गई हो, और फिर वापस ज्वालामुखी क्रिया वापस प्रारंभ हो जाए, तो जब वापस प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो दोस्तों पायरोक्लास्ट वगैरह सब बाहर आएंगे, और जो बड़ा एक गृतनुमा जो संरचना बनी थी, बड़ी जो गृतनुमा संरचना बनी थी, उसमें छोटे छोटे कोण और बढ़ जाते, छोटे छोटे शंकु का निर्माण हो जाता है। यानी इस सुपर काल्डेरा में क्या बन गए, कोण बन गए। जब छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं तो दोस्तों उसको कहते हैं घोंसलाधार, घोंसलाधार काल्डेरा। अंग्रेजी में कहते हैं नेस्टेड, नेस्टेड काल्डेरा। यानी ज्वालामुखी नली का मुख क्या कहलाता है, वीवर, और जब वीवर बंद हो जाता है और वापस नीचे गर्तनुमा संरचना बना लेता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रेटर। क्रेटर का बड़ा रूप काल्डेरा, और काल्डेरा का बड़ा रूप सुपर काल्डेरा, और सुपर काल्डेरा का जो बड़ा रूप है वो क्या हो गया, घोंसलाधार काल्डेरा। यानी सुपर काल्डेरा में जब विभिन्न शंकु बन जाते हैं तो दोस्तों ये स्थिति आती है। आपने जो देखिए क्रेटर का एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है,
लोनार लेक महाराष्ट्र, नक्की झील राजस्थान, सिरोही, टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। अफ्रीका की विक्टोरिया, अफ्रीका की विक्टोरिया, ये सभी क्रेटर झील के बेस्ट एग्जाम्पल है। काल्डेरा के दुनिया का सबसे बड़ा काला डेरा आसो जापान में, जिसकी परिधि है 112 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, मैं वापस फिर रिपीट रहा हूं, इसमें जो वीवर का मुख है, जो वीवर है, ज्वालामुखी का जो मुख है वो वीवर कहलाता है। और वीवर जब नीचे धस जाता है, गर्त बनाता है, कीपाकार आकृति बनाता है, तो उसको क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर और चौड़ा हो जाता है तो काल्डेरा कहलाता है। और काल्डेरा में जैसे जैसे और दोबार उद्भेदन होता है तो छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, जिसे घोंसलाधार काल्डेरा कहते हैं। कहने का मतलब संबंधित जो लैंडस्केप है, संबंधित जो शिलाकृतियां हैं, वो केंद्रीय उद्भेदन वाले स्थान पर ही बनती है। केंद्रीय उद्गार जब समाप्त हो जाता है तो वहां पर दोस्तों धीरे धीरे डेन्यूडेशन प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। डेन्यूडेशन के तदोपरांत संबंधित शिलाकृतियों का वहां पर निर्माण होता है। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। क्रेटर का बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, टिटिकाका झील साउथ अमेरिका में है, जो कि विश्व दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। एंडीज पर्वत पर है ये। नेक्स्ट है नक्की झील, जो माउंट आबू पर है, राजस्थान में सिरोही जिले में है। लोनार लेक ये महाराष्ट्र में है। और विक्टोरिया झील ये अफ्रीका में है। और एक है टोबा लेक, इंडोनेशिया। ये भी क्रेटर झील का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो कभी उदाहरण को लेके आ जाता है। एक बार हल्का सा आप इनके दोस्तों डायग्राम देख लीजिए। यस, सामने देखिए सब बच्चे, दिस इज क्रेटर, इसका बड़ा रूप काल्डेरा, सुपर काल्डेरा। और यह है नेस्टेड। नेस्टेड काल्डेरा देखो, ऑलरेडी लेक बनी हुई थी। ये लेक बनी हुई थी और इसमें दोबारा कोन बन गए, छोटे छोटे इसमें कोन बन गए हैं। इसको कहते हैं घोंसलाधार काल्डेरा। यहां उदाहरण को लेकर क्रेटर के दोबारा आप एग्जाम्पल याद कर लें। राजस्थान की नक्की झील सबसे उदाहरण, महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, दक्षिणी अमेरिका की टिटिकाका, टोबा लेक, इंडोनेशिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, अफ्रीका। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, याद कर लेना। काल्डेरा का बेस्ट एग्जाम्पल,
आसो, आसो काल्डेरा जापान। लो दोस्तों, ये भी केंद्रीय उद्भेदन से नीचे की तरफ 10वें स्थल रूप है। ये आपको सबको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन जो बात करने जा रहे हैं वो अभी अपन जो पूर्व क्लास में जो बात कर रहे थे, दरारी उद्भेदन के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां और दरारी उद्भेदन में जो स्थिति बनती है, देखिए लावा पठार, लावा पठार या लावा मैदान, मेसा और बूटी। मैग्मा चेंबर से मैग्मा बाहर आ रहा है, अपसरण में हो रहा है, और ये मैग्मा देखिए पूरा का पूरा फैल गया है, और फैलने के परिणाम स्वरूप या कोई ना कोई पठारी संरचना बनती है या मैदान बनता है। ये देखिए आप इस तरह से, ये कंप्लीट लावा, ये कोई ना कोई पठार या मैदान बनाए, और पठार और मैदान पर यदि अनाच्छादन की प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाए, अपाक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाए, तो दोस्तों एक टेबल नुमा संरचना, मेज की भांति संरचना बनती है, जिसको मेसा कहते हैं। मेसा एक स्पेन शब्द है, मेज पोस्ट जैसी आकृति। जैसे आप इसमें देखिए, ये देखिए आप, मेजनुमा, इसको कहते हैं मेषा, और ये इसका और ज्यादा प्रदन, अगर अनाच्छादन इसका होता रहे तो ये धीरे धीरे अपेक्षित होकर के क्या बनाती है, ये बूटी। बूटी यानी मेषा बड़ा रूप है और बूटी क्या है, छोटा रूप। दोनों ही अपर्दन से बनते हैं, लेकिन दोनों ही अनाच्छादन से बनते हैं, लेकिन दोनों ही लावा पठार या लावा मैदान वाले स्थान पर बनते हैं। और लावा पठार और लावा मैदान दरारी उद्भेदन के तदुपरांत बनता है। किसके तदुपरांत? दरारी उद्भेदन के तदुपरांत बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, अपन यहां अब तक जो बात कर रहे थे, वो जो बात की है, ये सभी वो स्थलाकृतियां थी जो कि सतह के बाहर बनती है। ये सभी बहिर्जात स्थल रूप थे या बाह्य स्थलाकृति थी, चाहे वो दरारी उद्भेदन हो, चाहे वो केंद्रीय उद्भेदन। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो आंतरिक स्थलाकृतियां पढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न आंतरिक स्थलाकृति, आंतरिक स्थलाकृति। यस दोस्तों, एक बार इधर देख लीजिए। ये सतह वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, इसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें एक दूसरे के संपर्क में होती है, एक दूसरे के ऊपर जमा होती है,
दोस्तों इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। और जब लावा प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों इस ज्वालामुखी नली के माध्यम से जब मैग्मा बाहर आता है तो इस रिक्त स्थान पर भी मैग्मा का जमाव हो जाता है। मैग्मा का जमाव इस सतह से नीचे भी हो जाता है। ये सतह है, विभिन्न आकार प्रकार में मैग्मा का जमाव इस सतह से नीचे होता है। उसको अपने अलग अलग नाम दिया है, ध्यान से देखना। लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील सीट, डाइक। ये शिलाकृतियां दोस्तों इस सतह से नीचे बनती है। इन सभी शिलाकृतियों को कहते हैं आंतरिक शिलाकृति। क्या कहते हैं? आंतरिक शिलाकृतियां। अब देखिए मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेको प्लस लिथ। लेको मीन्स होता उथला हुआ, लिथ का मतलब लिथोस्फेयर है, स्थलमंडल है। इसका मतलब यह हुआ कि स्थलमंडल के समीप जो उथला हुआ भाग है, और उथला किसका? लावा का, उस संरचना को लेकोलिथ कहते हैं। दूसरा है बैथोलिथ। यह बैथो मीन्स होता है गहराई पर। यदि मैग्मा का जमाव अधिक गहराई पर हो गया हो तो उसको कहते हैं बैथोलिथ। यहां बड़ा गुंबद बनता है। किसका बनता है? मैग्मा का। यहां छोटा गुंबद बनता है। लैकोलिथ में छोटा गुंबद है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान रखना आप। लैकोलिथ ऊपर की तरफ बनता है, बैथोलिथ अधिक गहराई पर बनता है, गुंबद बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए, एक शब्द है फैकोलिथ। फैकोलिथ चट्टानों में जब लहरदार मोड़ बनते हैं तो इसको दोस्तों वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। इस वलन का ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग अपनति कहलाता है, एंटीक्लाइन। नीचे की तरफ ये धंसा हुआ जो भाग है वो अभिनति कहलाता है। इसको कहते हैं सिंक्लाइन। सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। अपनति और अभिनति में धीरे धीरे मैग्मा का जमाव हो जाता है। अपनति और अभिनति में धीरे धीरे मैग्मा का जमाव हो जाता है। जब अपनति और अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है तो इस प्रकार की जो संरचना है वो क्या कहलाती है? फैकोलिथ। नेक्स्ट, लोपोलिथ। लोपो मीन्स लूप। लूप मीन्स तस्त्रीनुमा आकार में मैग्मा का जमा। तस्त्रीनुमा आकार में मैग्मा का जमा, कोई भी लूप बन गया और उसमें इस तरह से जमा हो गया।
नेक्स्ट एक शब्द था सील एंड शीट, एक शब्द था डाइक एंड स्टॉक। माइनर अंतर है, देखिए माइनर अंतर है। ये सतह है, सतह के नीचे वाला ये पार्ट है। मान लीजिए कोई भी इस तरह से रॉक्स है, ये रॉक्स सिंपली अगर इन चट्टानों के बीच में इस तरह से हॉरिजेंटल जमाव हो जाए, इस तरह से जमाव है जैसे ये हो गया, तो इसको कहते हैं सील और इसी को कहते हैं सीट। हॉरिजेंटल यानी मेग्मा का क्षैतिज जमाव, हॉरिजेंटल डिपोजिशन ऑफ मेग्मा इज नोन एज सील एंड सीट। हाँ, सील मोटी होती है और सीट बारीक होती है, बस इतना सा फर्क है। नेक्स्ट है डाइक। अगर मेग्मा का इस तरह से लंबवत जमाव हो जाए सतह से नीचे इस तरह से, तो इसको कहते हैं डाइक, और ये धीरे धीरे अपर्दन के परिणाम स्वरूप बाहर आ जाए तो इसको कहते हैं स्टॉक। और दोनों में ही मेग्मा का लंबवत जमाव। ध्यान दे दोस्तों, सील और सीट मेग्मा का क्षैतिज जमाव, डाइक एंड स्टॉक मेग्मा का लंबवत जमाव। जब डाइक अनाच्छादन प्रक्रम के दौरान सतह पर बाहर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉक। आप देखिए दोस्तों, मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक डायग्राम से माध्यम से समझाऊंगा। आप इधर देखिए, यस सामने देखिए सब बच्चे, यस ये है बैथोलिथ। विस्तृत भाग पर एक गुंबदनुमा नीचे नीचे बैथोलिथ, ये क्या है? बैथोलिथ। सतह ऊपर है, ये नीचे, सबसे नीचे बैथोलिथ बनता है, मेग्मा का जमाव। बैथोलिथ अधिक गहराई पर है और इस तरह से ये लंबवत, इसको कहते हैं डाइक। ये डाइक है, मेग्मा इसमें इस तरह से आ रहा है। और देखिए ये सतह के नजदीक, ऊपर सतह आ गई है, गुंबद यहां भी बन रहा है, इसको लैकोलिथ कहते हैं। ये देखिए इस तरह से हॉरिजेंटल सील, ये सील है, ये सील बारीक हो तो उसको शीट कहते हैं। फाइनली सतह पर जाकर के ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, पायरोक्लास्ट लावा वगैरह दोस्तों इस तरह से बाहर आ रहा है, लेकिन ये सभी स्ट्रक्चर सतह से नीचे बन रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कभी कभी परीक्षा में आता है कि ये जो लैंडस्केप है, आंतरिक जो शिलाकृतियां हैं, सबसे नीचे कौन बनता है? बैथोलिथ, और सतह के नीचे नजदीक कौन बना है? लैकोलिथ। तो व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन लैकोलिथ एंड बैथोलिथ? मुख्य अंतर आप देखिए दोस्तों, इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें अंतर क्या है। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए यह बैथोलिथ बन गया, बैथोलिथ एक रॉक्स हो गई, और यहां आकर के ये लैकोलिथ बन गई। बताइए दोनों में अंतर क्या है? सोचिए क्या अंतर हो सकता है? दोस्तों मैं बता रहा हूं इसका आंसर, इसका जवाब क्या होता है?
सतह से आप नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है। इसका मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा है। ये सतह के नजदीक वाले चट्टान है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहां जो कूलिंग प्रोसेस होगी नीचे की तरफ, कूलिंग, शीतलन की जो दर होगी वो बहुत धीमी गति से होगी, कम होगी। और यहां जो शीतलन होगी, कूलिंग प्रोसेस, यहां जो शीतलन होगी वो अपेक्षाकृत, इसके अपेक्षाकृत फास्ट होगी। और दोस्तों ध्यान देना, एक ज्योमॉर्फोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट, एक लॉजिक ये कहता है कि अगर कूलिंग प्रोसेस अगर धीमी गति से हो रही है तो उसमें क्रिस्टल बनेंगे, उसमें रवे बनेंगे, उस रॉक्स में क्या होंगे, रवे बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे, और क्रिस्टल भी बड़े आकार के। लेकिन जिसकी फास्ट है, कूलिंग प्रोसेस फास्ट है, तो उसमें रवे बहुत बारीक बनेंगे। और अधिक फास्ट है तो उसमें हो सकता है रवे बने ही नहीं। इसलिए याद रखिए, बैथोलिक रॉक्स में जो कण होते हैं वो रवेदार होते हैं। जो बैथोलिक जो रॉक्स में जो क्रिस्टल होते हैं वो रवेदार होते हैं, जबकि लैकोलिथ में बहुत बारीक होते हैं रवे। और सतह से अगर बाहर बनती है तो दोस्तों हो सकता है कि उसमें क्रिस्टल बने ही नहीं, क्योंकि सतह पर कूलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। हम अर्थ इंटीरियर में पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे गहराई पर ग्रेनाइट रॉक्स मिलती है, और ग्रेनाइट रॉक्स में जो क्रिस्टल होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां कूलिंग जो प्रोसेस है, शीतलन की दर है, वो धीमी गति से है। इसी प्रकार से जिसे टफ है, प्यूमिस है, प्यूमिस में रवे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्यूमिस तो सतह पर बाहर आकर के बनता है। कूलिंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, तेज होती है। तो ये निर्भर करता है कि वो रॉक्स कहाँ हैं। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ पर निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो मैं इस चैप्टर में आगे बात कर रहा हूं, ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ज्वालामुखी विश्व वितरण। जैसा कि पूर्व क्लास में मैं बार बार बता रहा हूं, ज्वालामुखी उस स्थानों पर आएंगे जहां पर टेक्टोनिक विवर्तनी की परिघटनाएं घटित होती है। ब्रीफ में मैं वापिस कर रहा हूं, अभिसरण प्लेट किनारों पर संसार के 80% ज्वालामुखी आते हैं। अपसरण प्लेट किनारों पर संसार के 15% ज्वालामुखी आते हैं। प्लेटों का जो मध्यवर्ती भाग जिसको मैं संबोधित कर रहा हूं, अंतरा प्लेट पर, प्लेटों के मध्यवर्ती भाग पर लगभग 5% ज्वालामुखी आते हैं। देखिए सबसे ज्यादा अभिसरण, अभिसरण का मतलब कि दो प्लेटें इस तरह से टकराती आपस में, इस तरह से टकराती है। हम लोग जो प्लेट बाहरी है वो नीचे चली जाती है इस तरह से, और जो हल्की है वो ऊपर उड़ जाती है इस तरह से। ये ऊपर उड़ गई, यह स्टोनोस्फीयर में चला गया, अभिसरण हो गया। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहां पर आते हैं। अतः इस आधार पर ज्वालामुखी विश्व वितरण के प्रमुख जो स्थान हैं, परिप्रशांत मेखला, प्रशांत महासागर का तटवर्ती भाग। नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। प्री पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट
मध्य महासागरीय मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। दोस्तों रिज का मतलब होता है महासागरों में स्थित पर्वत श्रेणियां। नेक्स्ट, अन्य क्षेत्र। मुख्य रूप से ये 4 क्षेत्र हैं ज्वालामुखी के। सबसे ज्यादा यहाँ थे, कम से कम 2/3 ज्वालामुखी परिप्रशांत मेखला में आते, और इस परिप्रशांत मेखला में 2 प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, इसलिए आते। अभिसरण की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ थे। देखिए अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट इस तरह से टकरा रही है, इसलिए आप देखिए रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एल्यूशियन द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, फिलीपाइंस द्वीप समूह सबसे ज्यादा यहां पर आते। लगभग 21 से 25% मध्य महाद्वीपीय पेटी, यूरोप, एशिया और हिमालय जो बीच में जो पूरा का पूरा पार्ट उसमें आते हैं। मध्य अटलांटिक कटक जो अंध महासागर में स्थित आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक है। अन्य क्षेत्र का मतलब है कि जो मुख्य प्लेट है उसका मध्यवर्ती भाग। आइए दोस्तों मैं इसको एक मैप के माध्यम से और ज्यादा बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप मैप पर आइए, क्योंकि बिना मैप ज्योग्राफी अधूरी है। अभी जो मैं बात कर रहा था परिप्रशांत मेखला, दिस इज परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत, जिसको अग्निवलय कहते हैं। अग्नि मतलब ज्वाला, ज्वाला किसकी? ज्वालामुखी की। अग्निवलय अंग्रेजी में रिंग ऑफ फायर। अग्निवलय ये पूरी की पूरी रिंग ऑफ फायर। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये यहां एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, एल्यूशियन द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, रिक्यू ट्रेंच, फिलीपाइंस द्वीप समूह, ब्यूगेलन ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, न्यूजीलैंड तक आ जाइए आप। वापिस देखिए, आप इधर से देखिए, रॉकीज से लेके एंडीज, ये रॉकीज, ये एंडीज, ये पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर का जो तटवर्ती भाग है जहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। एक बात ध्यान रखना, जहां ज्वालामुखी आते हैं वहां निश्चित रूप से भूकंप जरूर आते हैं, इसलिए इसको बैनी ऑफ जोन भी कहते हैं। इसी के लिए एक शब्द यूज हुआ है, राइट डाउन, बैनी ऑफ जोन। जहां महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है, उसके लिए एक साइंटिस्ट थे बैनी, उन्होंने इस शब्द का यूज किया है, उसका अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जो महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट को ऊपर उठाने का काम कर रही है, ओशियनिक जो क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को ऊपर उठाने का काम कर रही है। मींस 2 प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, और अभिसरण के परिणाम स्वरूप दोस्तों जो हल्की प्लेट है ऊपर उठ गई, भारी प्लेट नीचे चली गई। नीचे मेंटल में जाने की वजह से या दुर्बलता मंडल में जाने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और जब वो पिघल जाती है तो वहां लावा में वृद्धि होती है और दबाव के परिणाम स्वरूप वापिस सतह पर आती है, जिससे नवीन वलित पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। आप देखिए दक्षिण अमेरिका में यहाँ एंडीज एक नवीन वलित पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज एक नवीन वलित पर्वत है, लेकिन इन नवीन वलित पर्वतों के सहारे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। इस पर देखिए पूरे के पूरे, यहां अगर आप बात करें अलास्का के पास कटमई मुख्य रूप से ज्वालामुखी के अंदर रहा है। इधर ये रॉकीज के बाद में जो एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, एकांकागुआ है, कोटापैक्सी है,
कोटोपैक्सी ये प्रमुख ज्वालामुखी के अंदर रहे हैं। आप पूरे के पूरे आप आगे बढ़िए इधर, ये सभी ज्वालामुखी स्थान है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अभिसरण प्लेट किनारों पर दुनिया के लगभग 80% ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि अभिसरण की प्रक्रिया हो रही है, हमेशा वहां पर लावा मैग्मा की प्रधानता बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रिंग ऑफ फायर, बैनी ऑफ जोन। बैनी ऑफ जोन का मतलब परिप्रशांत मेखला को ही कहते हैं। रिंग ऑफ फायर का संबंध ज्वालामुखी से है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे? ज्वालामुखी से। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां संसार के लगभग 2/3 ज्वालामुखी परिप्रशांत मेखला में या रिंग ऑफ फायर में संसार के कितने 2/3 ज्वालामुखी आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो मैं बात कर रहा था, आगे देखिए, यस आप इधर देखिए, आप मैंने पूरे वर्ड को स्पेस कर दिया आपके सामने। मध्य महाद्वीपीय पेटी, दिस इज मध्य महाद्वीपीय पेटी। अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में, जिसमें हिमालय शामिल है। आप यहां से चले जाइए, भूमध्य सागर से लेके, हिमालय से लेके और नीचे चले जाइए, आप फिलीपाइंस तक चले जाइए। ये पूरी की पूरी मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाती है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। ऊपर है यूरेशियन प्लेट, नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकरा रही है। इसका मतलब यहां पर भी ज्वालामुखी आएंगे। माउंट एटना, माउंट विसुवियस, माउंट एटना, माउंट विसुवियस, कौ सुल्तान, देवबंद, माउंट पोपा, ये सभी ज्वालामुखी दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी ज्वालामुखी इसी के अंतर्गत आते हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन ज्वालामुखी, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में नारकोंडम ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट तीसरा जो अपन ले रहे थे, ये पूरा का पूरा अंध महासागर है। और अंध महासागर में देखिए, यहां आइसलैंड से, आइसलैंड यहां है, इस आइसलैंड से लेके नीचे बोवेड द्वीप तक चले जाइए, अंटार्कटिका महाद्वीप तक चले जाइए। अंटार्कटिका महाद्वीप का कौन सा? माउंट इरेबस। माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उस सक्रिय ज्वालामुखी से लेकर के आप ऊपर आइसलैंड तक चले जाइए। दोस्तों ये पर्वत श्रेणी है जो महासागरों में स्थित है। इसके लिए कटक शब्द यूज हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। ये दुनिया का सबसे लंबा कटक है। अंध महासागर में मध्य अटलांटिक कटक संसार का सबसे लंबा कटक है। इसका निर्माण 2 प्लेटों के अभिसरण से हुआ। देखिए 2 प्लेटें यहां से इस तरह से हुई है। इसका मतलब जैसे अभिसरण हुआ, मेग्मा बाहर आया है और दोस्तों ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण किया है और इस कटक का निर्माण हो रहा है। आज भी अटलांटिक ओशियन का विस्तार होने का कारण यही है कि यहाँ पर 2 प्लेटें विपरीत दिशाओं की तरफ इस तरह से संचलन कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर ज्वालामुखी आ रहे हैं जी। यहाँ के जो प्रमुख ज्वालामुखी हेकला, हेलेना, कटला, ये इस मध्य अटलांटिक कटक के दोस्तों प्रमुख ज्वालामुखी है। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से मैंने जो अभी शुरुआती दौर पर बात की है कि अगर अपन विश्व वितरण की बात करें, तो ज्वालामुखी के प्रमुख रूप से 4 स्थान यहां अपन ने बताए हैं। और चारों में मैं अभी नाम बोल रहा हूं वापिस। यस, इधर देखिए आप, परिप्रशांत मेखला जिसको रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी हिमालय इसी में आ रहा है, मध्य अटलांटिक कटक जो अंध महासागर में है, और तीसरा अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं उनके बीच में भी ज्वालामुखी आ रहे हैं। उनके लिए एक विशेष शब्द यूज किया गया है, मध्यवर्ती प्लेटों पर जब ज्वालामुखी आते हैं तो इस स्थान मिस्टर टूजो विल्सन ने हॉट स्पॉट नाम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हवाई द्वीप पर मोनोलोआ एक हॉट स्पॉट का अच्छा उदाहरण है। तो अन्य शत्रु का मतलब जो मुख्य प्लेटों पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं वो अन्य शत्रु में काउंट होते हैं। तो संसार के 4 प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। संसार के प्रमुख 4 ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। आप दोबारा देख लीजिए। एक तो पूरा का पूरा ये बेल्ट आ गई, परिप्रशांत मेखला वाली बेल्ट। दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरी मध्य अटलांटिक पेटी है, मध्य अटलांटिक पेटी। और चौथी अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र का मतलब है कि मुख्य प्लेटों के ऊपर भी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी आ रहे हैं, जिसने टूजो विल्सन ने हॉट स्पॉट शब्द दिया है। जैसे हवाई द्वीप पर भी ज्वालामुखी आ रहे हैं। हवाई द्वीप इधर प्रशांत महासागर में इधर है, तो उस पर भी यानी पैसिफिक के जो पैसिफिक जो बेल्ट है, पैसिफिक जो प्लेट है, ये सबसे बड़ी प्लेट है। और इस सबसे बड़ी प्लेट पर भी अगर कोई ज्वालामुखी आते हैं तो दोस्तों वो हॉट स्पॉट है। तो देखिए दोस्तों, आज जो अपन ने बात की है वो मुख्य रूप से यहाँ उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी की बात की है। उद्भेदन या उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय उद्भेदन वाले और दरारी उद्भेदन वाले। फिर उसके बाद में देखिए केंद्रीय उद्भेदन के भी फिर मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार हैं। केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत अपन ने 5 प्रकार के ज्वालामुखी पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हवाई तुल्य, फिर स्टाम्बोली तुल्य, फिर वल्केनो तुल्य, फिर पिलियन तुल्य और फिर प्लिनियन तुल्य। उनकी क्या क्या कंडीशन रहती है वो अपन ने पूर्व क्लास में डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद में इधर दरारी उद्भेदन यानी हॉरिजॉन्टल लावा का वापस से उद्भेदन होता है और हॉरिजॉन्टल लावा और पठार का निर्माण होता है। इनको आइसलैंड तुल्य भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो आइसलैंड द्वीप है वहां पर आ रहे हैं, इसलिए इनको आइसलैंड तुल्य भी कहते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं कि दरारी उद्भेदन के तदुपरांत भारत के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। दरारी उद्भेदन जो हुआ है, अगर अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो क्रिटेशियस काल में, इसमें क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन हुआ और पूरा का पूरा लावा का जमाव हो गया। यहाँ दरारी उद्भेदन में जो लावा बाहर आता है वो बेसिक लावा बाहर आता है, क्षारीय लावा बाहर आता है। उधर जो केंद्रीय उद्भेदन के तदुपरांत अपन पढ़ रहे थे, शांत प्रकार का जो ज्वालामुखी वो हवाई तुल्य है, और सबसे जो विनाशकारी है वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। लेकिन जो प्लिनियन है, जो विश्वेश तुल्य ज्वालामुखी है, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें गैस की मात्रा बहुत ज्यादा बाहर आती है। इसके बाद में अपन ने ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पढ़ी हैं, जिसमें केंद्रीय उद्भेदन से पढ़ी है। तो केंद्रीय उद्भेदन में क्या होगा कि जब पायरोक्लास्ट और लावा बाहर आएगा तो स्थल के बाहर विभिन्न शंक्वाकार स्थिति कायम करेगा, जिसमें मुख्य रूप से सिंडर शंकु पड़ा। सिंडर शंकु के बाद कंपोजिट शंकु पड़ा है। कंपोजिट के बाद में पैरासाइट पड़ा है। पैरासाइट के बाद में लावा शंकु पड़ा है और क्षारीय शंकु पड़ा है। इसकी ऊंचाई को लेकर के या इसमें कौन सा लावा बाहर आता है या उसमें ढाल कौन सा बनता है, वहां से क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है, वो हो सकता है। इसके बाद में अपन ने वापिस नीचे 10 स्थल रूपों की बात की। जब अगर मान लीजिए कहीं भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो रही है तो जो वीवर बना है, ज्वालामुखी का जो छिद्र वो वीवर कहलाता है। वो वीवर वापिस नीचे धंस जाता है और गर्तनुमा संरचना बनाता है। उस गर्तनुमा संरचना को क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर और चौड़ा हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। और काल्डेरा और चौड़ा हो जाता है तो सुपर काल्डेरा कहते हैं। और यदि उस सुपर काल्डेरा में वापिस ज्वालामुखी क्रिया उद्भेदन हो जाती है तो दोस्तों उसको नेस्टेड काल्डेरा कहते हैं, घोंसलादार काल्डेरा कहते हैं। हमारे भारत में या वर्ल्ड में क्रेटर के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की नक्की झील क्रेटर झील का एक अच्छा उदाहरण है। महाराष्ट्र की लोनार झील एक क्रेटर झील का अच्छा उदाहरण है। टिटिकाका झील, टोबा झील इंडोनेशिया, टिटिकाका झील इधर, टोबा झील इंडोनेशिया, ये दोस्तों प्रमुख उदाहरण है जी। लोनार झील को कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा जो काल्डेरा का भारत संसार का सबसे बड़ा जो काला डेरा है वो 112 किलोमीटर की परिधि लिए हुए जापान का आसो काला डेरा, कौन सा, जापान का आसा काला डेरा, आसो काला डेरा सबसे बड़ा काला डेरा है। यहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से विभिन्न प्रकार की लैंडस्केप, ये सभी जो स्थलाकृतियां थी केंद्रीय उद्भेदन से बन रही है और ये नीचे की तरफ सतह से नीचे बन रही है, इसलिए इनको दोस्तों नीचे धसे हुए या ऊपर की तरफ उठे हुए स्थल रूप अपन कह रहे हैं। इसके अलावा आंतरिक स्थलाकृतियां, जो आंतरिक जो स्थलाकृतियां हैं उसमें बैथोलिथ,
लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सील शीट डाई की बात की है। ये भी विभिन्न प्रकार की इग्नियस रॉक्स से आग्नेय चट्टानें। बैथोलिथ सबसे ज्यादा गहराई पर है, लेकोलिथ थोड़ा नजदीक है। सील शीट हॉरिजॉन्टल जमाव हो रहा है मैग्मा का। डाइक लंबवत जमाव डाइक कहलाता है। और इसी प्रकार से अपन ने दरारी उद्भेदन के तदोपरांत लावा पठार और लावा मैदान बनता है। मेसा और बूटी का निर्माण होता है। मेसा एक स्पेनिश शब्द है, मेसा एक स्पेनिश शब्द है जो अनाच्छादन प्रक्रम के माध्यम से बनता है। और जब मेसा का और अप्रदन हो जाता है तो बूटी बनता है। राजस्थान के संदर्भ में एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मेसा का पठार कहाँ है? राजस्थान में मेसा का पठार है चित्तौड़ में। चित्तौड़ का दुर्ग किस पर है? मेसा के पठार पर है। तो दोस्तों वो जो मेसा शब्द है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी कभी ना कभी लावा का जमा हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ पर लावा का जमा हुआ है, इसलिए वो मेसा शब्द यहाँ से आया है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं, लेकिन बाइंड अप करने से पहले आपके दिल और दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्लस एक फंडामेंटल बेसिक भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कूलिंग प्रोसेस कहाँ थी। जैसे मैंने बोला, अगर गहराई पर बनती है तो वहां पर शीतलन की दर कम रहेगी। जब शीतलन की दर कम रहती है तो जो क्रिस्टल होते हैं वो बड़े रवेदार होते हैं, उनके क्रिस्टल बड़े बड़े आकार के होते हैं। जैसे ग्रेनाइट चट्टानों का जो क्रिस्टल है बड़े आकार का होता है, और जो ऊपर सतह पर बनती है उनमें या तो क्रिस्टल होते नहीं, और अगर क्रिस्टल होते हैं तो बहुत बारीक होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो लावा है उसका जमाव गहराई पर हुआ है या सतह पर हुआ है, उसकी रवेदार उसी के ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर में अपनी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बातें कही है, और मैं सभी ये जितने भी ऑब्जेक्टिव जो मैंने बोले हैं वो मैंने यहाँ राइट कर दिया है। ये ऑनलाइन जो बच्चे जो भी मेरी क्लास सुन रहे हैं वो पीडीएफ के माध्यम से आपके भेजा जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि लेफ्ट राइट और भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा, तो समय समय पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट टॉपिक वाइज हमारे यहाँ ऑनलाइन चलते रहेंगे। और जब लास्ट मोमेंट में अपन रहेंगे तो फिर एग्रीगेट टेस्ट चलेंगे, वहां पर भी हम एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो हमारे टेस्ट सीरीज के साथ आप लगातार, जब तक तुम्हारी एग्जाम नहीं होती, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास और आपके साथ वादा करता हूं, सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। केवल आप ईमानदारी के साथ एग्जाम तक मेरे साथ एक बड़े विश्वास के साथ जुड़ जाइए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आप हमारे 2018 का परीक्षा परिणाम उठा करके देख लीजिए। हर जिले में हमने कम से कम एक लेक्चरर हर जिले और तहसील में हमने भेजा है। आप हमारी पूरी जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग है, आप उन दोस्तों के साथ मिलकर देखिए जो पूर्व में हमारे चयनित हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ ज्योग्राफी जो पूरा स्पेशल स्कूल लेक्चरर की अगर बात करें तो डॉक्टर कौशलेंद्र शर्मा और मैं स्वयं डॉक्टर एसपी गोस्वामी, ये मिलकर के पूरे पाठ्यक्रम को बहुत बेहतर तरीके से जीरो से लेके हाई लेवल पर ले जाकर के आपके साथ हम दोस्तों आपको निश्चित रूप से ऊंचाई की तरफ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोई भी बच्चा यह न सोचे कि मैंने ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी है। हम तो उन स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं जिसने ज्योग्राफी पहली बार पढ़ी है। जो जीरो से शुरू करेगा उसको बिल्कुल हम भी ये मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, नहीं आता तभी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स हमारा परचेज कर रहे हैं। लेकिन अब ईमानदारी के साथ एग्जाम तक आप दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।